जी हाँ दोस्तों, एक साहसी जज का सरकार के सामने झुकने से इनकार और फिर सरकार ने जो किया, चौंकाने वाले राज। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य और प्रख्यात न्यायविद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व को बताते हुए 1949 को संविधान सभा में कहा था कि न्यायपालिका जनता की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाली एकमात्र संस्था है। इसीलिए उसकी स्वतंत्रता पर होने वाले किसी हस्तक्षेप, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उसे सख्ती से बचाव किया जाना चाहिए। ये माना जाता है कि न्यायपालिका खुद में इतना शक्तिशाली नहीं होती कि वो कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से पूरी तरह अपने आप को बचा सके। इसीलिए अगर न्यायपालिका इन संस्थानों पर निर्भर होने लगे या उनसे अत्यधिक जुड़ जाए तो उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी और अंततः जनता की आज़ादी असुरक्षित हो जाएगी। अब दोस्तों, क्यों कहने की जरूरत पड़ी थी संविधान सभा की उस समिति के दौरान? आखिर क्या हो रहा है देश में जुडिशरी के साथ और क्या हो रहा है जजेस के साथ? क्यों एक जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से सरकार इतनी डर गई, जैसा कि आरोप लग रहा है कि फिर क्या क्या कुछ नहीं किया गया? दोस्तों, दरअसल जस्टिस अतुल श्रीधरन का मामला कुछ ऐसे ही आशंकाओं को जन्म दे रहा है जिससे जनता की आज़ादी खतरे में पड़ती जा रही है। जस्टिस अतुल श्रीधरन का नाम व्यापक रूप से चर्चा में तब आया जब उन्होंने बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के खिलाफ 4 मई 2025 को कठोर आदेश पारित करते हुए पुलिस से फौरन एफआईआर लिखने को कहा। आदेश इतनी तत्परता से दिया गया कि 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज हो भी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री जी के खिलाफ में यह आदेश पारित करने का सबसे जरूरी कारण था, मंत्री जी ने भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानित करते हुए उन्हें आतंकवादियों की बहन कहा था और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के अंतर्गत काम कर रही पुलिस मंत्री विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। अब दोस्तों, मेरे लिए पर्सनली यह आश्चर्य था और आज भी है कि क्या कोई पार्टी इतनी गिर सकती है कि हिंदू मुसलमान करने के लिए भारत के संप्रभु सेना के चरित्र पर भी दाग लगाने की इजाजत दे दे। लेकिन सच यही है कि इसी किस्म की राजनीतिक दल मौजूदा वक्त में खुद को इन्हीं के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं। दोस्तों, ये राष्ट्र नहीं, सांप्रदायिकता की पूजा की जाती है और इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। जस्टिस अतुल श्रीधरन बेहद ईमानदार न्यायाधीश हैं। समय समय पर उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। जस्टिस श्रीधरन 2018 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने। 2023 से 25 के बीच जम्मू कश्मीर और लद्दाख के न्यायाधीश रहे। उदारवादी और मूल अधिकारों के प्रति सतर्क जस्टिस श्रीधरन ने जम्मू कश्मीर में कई अहम ऐतिहासिक फैसले दिए। सरकारी, खासकर केंद्र सरकार की मनमानी पर रोक लगाई। एक अहम मामला 22 साल के शहजाद अहमद पल्ला का है, जिसे 8 अप्रैल 2022 को पुलवामा सेना ने गिरफ्तार किया। उसी दिन उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाकर निवारक हिरासत में लिया गया। कट्टरपंथी होने का उस पर आरोप लगा और कहा गया कि वो राज्य के लिए खतरा है। 2023 को जस्टिस श्रीधरन की एकल पीठ ने शहजाद के ऊपर से पीएसए हटाया और उसे रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि कट्टरपंथी मुस्लिम का मतलब चरमपंथी और अलगाववादी नहीं हो सकता। अब सोचने वाली बात यह है कि उन लोगों को जस्टिस श्रीधरन का यह फैसला अच्छा तो नहीं लगा होगा जिन्हें हर मुस्लिम आतंकवादी और देश विरोधी लगता है। ऐसा ही मामला सुरजीत सिंह उर्फ सोनू का है, जिसके ऊपर लगाया गया पीएसए जुलाई 2024 को जस्टिस श्रीधरन ने न सिर्फ हटाया बल्कि जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था उस पर व्यक्तिगत रूप से 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। यह अपने आप में ऐतिहासिक फैसला था, क्योंकि शायद यह पहली बार था जब किसी अधिकारी पर उसके आदेश की क्षमता को लेकर उस पर व्यक्तिगत जुर्माना लगा हो। दोस्तों, जस्टिस श्रीधरन पीएसए ही नहीं, यूपीए जैसे मामलों में भी उनके आदेश, उनके फैसले ऐसे दर्शाते हैं जो मनमाना तरीके से सरकारों ने और उनकी एजेंसीज ने, पुलिस ने लगाए। द कश्मीर वाला के संपादक फतेह शाह के मामले में उनकी अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 21 महीने से जेल में बंद फहद शाह को जमानत देते हुए कहा कि 2011 के किसी लेख के आधार पर आज यूपीए लगाना उचित नहीं है। उन्होंने एनआईए के उस तर्क को भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले को एक आतंकवादी कृत्य है, इसे पूरी तरह खारिज करते हुए कहा था
अगर इस तर्क को मान लिया जाए तो केंद्र सरकार की हर आलोचना आतंकवादी कृत्य कहलाएगी, जो संविधान के अनुच्छेद 19 यानी कि भाषा और अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है। इसके अलावा जस्टिस अतुल श्रीधरन ने अवंतीपुरा हत्या केस और लिव इन संबंधों पर कई क्रांतिकारी फैसले दिए। यह स्पष्ट था कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार को यह सब रास नहीं आया होगा। वो स्वीकार नहीं कर सकते कि भारत में रीढ़ युक्त न्यायपालिका अस्तित्व में बनी रहे। दोस्तों, निश्चित रूप से मुझे नहीं पता नहीं आपको पता है कि नहीं, और किसी को कैसे पता भी हो सकता है, लेकिन जस्टिस अतुल को की द्वारा दिए गए इन तमाम निर्णयों के कारण ही मार्च 2025 को उनका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कर दिया गया, और ये उनके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनने से 1 महीना पहले किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सके। लेकिन एक सच्चा न्यायाधीश किसी पद पर विशेष के लिए नहीं, अपने फैसलों के लिए जाना जाता है। 1 महीने बाद भी मई 2025 में जस्टिस अतुल श्रीधरन फिर से केंद्र की आंखों की किरकिरी बन गए, जब उन्होंने मंत्री विजय शाह पर 4 घंटे के भीतर FIR करने का आदेश दिया। बड़ी अफरा तफरी मची थी, क्योंकि जस्टिस श्रीधरन बहुत जल्द मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 3 सबसे वरिष्ठ जजों में से एक बनकर कॉलेजियम में शामिल हो जाते। शायद इसीलिए जल्दी अगस्त 2025 को तत्कालीन CJI BR गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अतुल श्रीधरन का फिर से ट्रांसफर कर दिया। कहा गया कि सरकार का दबाव था। इस बार उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजा जाना था, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी जस्टिस अतुल वरिष्ठता में 3रे स्थान पर होते, यानी वो हाईकोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा बन जाते और न्यायाधीशों की नियुक्ति में उनकी भागीदारी होती। इस महत्वपूर्ण लोकेशन पर ऐसे न्यायाधीश का होना जाहिर तौर पर सरकार को पसंद नहीं आया, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से इस ट्रांसफर पर फिर से विचार करने को कहा। ताज्जुब की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का सुझाव मान भी लिया और जस्टिस श्रीधरन का ट्रांसफर 2 महीने के भीतर छत्तीसगढ़ से वापस बदल करके इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया। नवंबर 2025 को शपथ ली। अब दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी वरिष्ठता 7वें नंबर पर है, यानी वो 2028 में अपने संभावित रिटायरमेंट तक फिर कभी कॉलेजियम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, और इस तरह सरकार का मिशन पूरा हो गया। एक मिशन जिसमें हर स्वतंत्र आवाज को दबाने और हताश करने होते हैं, लेकिन इनके बावजूद संविधान ने न्यायाधीशों का वो ताकत दी है कि अगर उनकी रीढ़ कमजोर ना पड़े तो सरकार उन्हें झुका नहीं सकती। जस्टिस अतुल श्रीधरन के साथ भी यही है। इसी मार्च महीने में संभल और बरेली में नमाज को लेकर विवाद पर जस्टिस श्रीधरन ने तीखी टिप्पणी की। संभल में मस्जिद के पास पुलिस द्वारा नमाजियों की संख्या सीमित कर 20 कर दी गई थी। आप सोचिए, किस किस्म का राज है ये, किस किस्म की सरकारें हैं। मतलब नमाज की, ईद की, तरावीह की संख्या 20 कर दी गई थी। गजब स्थिति है। मतलब एक साथ 20 से ज्यादा लोग मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। इस बात से नाराजगी जताते हुए जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि अगर जिले के DM और SP कानून व्यवस्था बनाए रखने में खुद को अक्षम महसूस करते हैं तो उन्हें फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए या अपना तबादला कहीं और करवा लेना चाहिए। जस्टिस श्रीधरन ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी संपत्ति के भीतर नमाज पढ़ने या धार्मिक गतिविधियों के लिए सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता है ही नहीं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान है। जस्टिस श्रीधरन की पीठ ने पुलिस प्रशासन की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें कानून व्यवस्था का हवाला देकर नमाज पर पाबंदी लगाई गई थी। बेंच ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है हर परिस्थिति में कानून का शासन सुनिश्चित करना है, न कि इसके बहाने मौलिक अधिकारों में कटौती करना। दोस्तों, ऐसी ही बरेली में नमाज से संबंधित विवाद में जस्टिस श्रीधरन SSP और DM को उन्होंने तलब किया। 23 मार्च को अभी 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए रोस्टर में जस्टिस अतुल श्रीधरन को फिलहाल फैमिली मामलों की अपील और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम से संबंधित मामले सुनने होंगे। यानी कि अब उनका रोस्टर बदल दिया गया। किसे तिलमिलाहट है, किसे इतनी ज्यादा परेशानी है सरकार के अलावा? दोस्तों, मुझे नहीं पता इसे क्या समझा जाए, लेकिन देश की न्यायपालिका की गरिमा और प्रतिष्ठा बनी रहे इसलिए मैं इसे एक सामान्य प्रक्रिया समझता हूं। लेकिन नागरिक के तौर पर सभी लोग ऐसा समझेंगे मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि सरकार को यह नहीं समझना आ रहा था कि ऐसे इंसान को कैसे उससे निपटा जाए।
जो संविधान और न्याय के प्रति इतना प्रतिबद्ध है, 1 साल में 3 बार ट्रांसफर करने के बाद वो झुका नहीं। मुख्य न्यायाधीश का पद छीन लेने से जो नहीं झुका, न्यायाधीश के लिए सबसे प्रिय स्थिति वरिष्ठता, वो भी छीन लेने पर जो नहीं झुका, उससे कैसे निपटा जाए। यहां तक कि वरिष्ठता में उनसे छोटे और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उनके साथी न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी को मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। जस्टिस धर्माधिकारी का एक अलग ही उनकी कहानी है। द केरला स्टोरी 2 गॉस बियॉन्ड नाम की प्रोपेगेंडा फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन 26 फरवरी 2026 को जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों की अंतरिम रोक लगा दी थी। जस्टिस थॉमस का कहना था कि फिल्म को यूए सर्टिफिकेट देते समय केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी कि सीबीएफसी ने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया। जस्टिस थॉमस ने मौखिक रूप से कहा कि केरला पूर्ण सद्भाव में रहता है। फिल्म का ट्रेलर राज्य की गलत छवि पेश करता है, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। हम रिलीज की इजाजत नहीं दे सकते। जस्टिस थॉमस के इस स्थगन आदेश के तुरंत बाद फिल्म निर्माता ने अपनी अपील दायर की। 27 फरवरी 2026 को जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस पी.वी. बालकृष्ण की डिवीजन बेंच ने इमरजेंसी में देर रात सुनवाई करके फिल्म रिलीज करने पर लगी हुई रोक को हटा दिया। उस आदेश के 5 दिनों बाद जस्टिस धर्माधिकारी जस्टिस अतुल श्रीधरन के वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए। अब दोस्तों, संस्थाओं में, यूनिवर्सिटीज में संघ के लोगों को वाइस चांसलर बनाना, दूसरी संस्थाओं में अपने प्रिय लोगों को अहम पद देना एक अलग बात है, मगर जस्टिस के बीच में, जजों के बीच में अगर भेदभाव करते हुए, उनकी वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए उनके किसी जूनियर को उठा करके मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाए और उस सीनियर वरिष्ठ जज को साइड कर दिया जाए, तो यह चीज संविधान की हत्या है। दोस्तों, जिस तरीके का व्यवहार जस्टिस अतुल श्रीधरन के साथ किया गया, लगभग वैसा ही व्यवहार जस्टिस आकिल कुरैशी और जस्टिस मुरलीधर के साथ भी किया गया। दोनों के साथ में ऐसा व्यवहार किया गया जिससे वो किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच सके। मोदी सरकार कामयाब हुई, लेकिन नागरिकों के हित में फैसले लेने वाले न्यायाधीशों के सर्वोच्च अदालत में ना पहुंच पाने के कारण देश के नागरिक हार गए। और जिस लोकतंत्र में नागरिक सरकार से हार जाते हैं, उससे अधिक खोखला और बदनसीब लोकतंत्र कौन हो सकता है। ऐसा लगता है कि संसद से लेकर न्यायपालिका तक सब कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में और उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं का खेल बन चुका है। यह खतरनाक है। सरकार संप्रभु होनी चाहिए, लेकिन सर्वशक्तिमान सरकार देश को अंधकार में, तानाशाही में धकेलती है। दोस्तों, अमेरिकी संविधान के पिता कहे जाने वाले जेम्स मैडिसन ने अपने एक निबंध में लिखा था, कानून बनाने की, सरकार चलाने की और अदालत की सारी शक्तियां अगर एक ही जगह में जमा हो जाए, चाहे वो एक व्यक्ति के पास हो, कुछ लोगों के पास हो या कई लोगों के पास हो, और चाहे वो विरासत में मिली हो, खुद ने खुद को चुना हो या फिर चुनाव के माध्यम से आई हो, तो इसे सही माने में तानाशाही की परिभाषा कहा जा सकता है। ये स्पष्ट है कि भारत की न्यायपालिका स्वच्छता के संकट से गुजर रही है। इसे नागरिकों के समर्थन की जरूरत है। अगर ये सारी बातें सही तरीके से और न्यायपालिका की अस्मिता को बिना चोट पहुंचाए लोगों तक पहुंच जाएगी, तो शायद जनता आने वाले चुनाव में अपने देश की लुटती और ढहती हुई संस्थाओं का हिसाब ले सकेगी। मगर दोस्तों, ऐसा मौजूदा वक्त में शायद देश का माहौल नहीं चाहता, शायद देश का, हमारी बिरादरी का गोदी गिद्ध नहीं चाहता। किन के लिए? अपने आकाओं के लिए। इसीलिए एक जस्टिस के खिलाफ में इस किस्म की रणनीति तैयार की गई कि साहब उसका ट्रांसफर से ट्रांसफर, ट्रांसफर से ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि उसने अपने संविधान की बुनियाद पर सही फैसले दिए। क्या इस तरीके से उसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से रोका गया? क्या इस तरीके से उन्हें कॉलेजियम में पहुंचने से रोका गया? आप तय कीजिए, अपने राय लिखिए।